Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति समूह मूल्यों को अभ्यांतरीकृत करता है कहलाता है। ए आत्मसातकरण, बी समाकलन, सी समाजीकरण, डी समंजन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समूह के जो मूल्य होते हैं उसको अपनाना। तो मूल मानक और मूल्यों को अपनाना समाज के मानक व मूल्यों को अपनाना, ये क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। जैसे हम समाज से ही सीखते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात अहिंसा, यह क्या हो गया? एक मूल्य हो गया। और जो भी बातें हैं समाज से, जो ऐसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें क्या है? समाज से सीखने को मिलती है, अर्थात हमारा समाज से समाजीकरण होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? कौन सी बात सही नहीं है, यह हमें बताना है। ए सभ्यता संस्कृति की वाहक है, बी सभ्यता में रैखिक परिवर्तन होता है, सी सभ्यता अपरिवर्तनशील धारणा है, डी सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। तो क्या होता है यहाँ कि सभ्यता क्या है? संस्कृति की अभिव्यक्ति है। संस्कृति की अभिव्यक्ति है, अर्थात हम अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? सभ्यता के माध्यम से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं साड़ी। साड़ी क्या है? भारतीय परिधान है। भारतीय परिधान है, अर्थात यह साड़ी क्या है? एक तरीके से यह सभ्यता है। मूर्त चीज़ें हैं तो यह सभ्यता है का हिस्सा है, लेकिन यह हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो सभ्यता संस्कृति का वाहक है, यह बिल्कुल सही हो जाता है। सभ्यता में रैखिक परिवर्तन होता है, यह बिल्कुल सही है। सभ्यता अपरिवर्तनशील है, यह नहीं है। सभ्यता में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। तो हमारा आंसर मिल गया यहाँ 2 का सी। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, यह बिल्कुल सही है। तो 2 का आंसर हो गया हम लोग का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जब किसी विशेष समाज के मूल्यों का अध्ययन उस समाज के लोगों की संस्कृति द्वारा बनाए मूल्यों के आधार पर किया जाता है तो कहलाता है। ए स्वसंस्कृति केंद्रीयता, बी संस्कृतिकरण, सी सांस्कृतिक सापेक्षवाद, डी सांस्कृतिक अंतर्ग्रह। अर्थात हम किसी समाज के हम जब मूल्यों का अध्ययन करते हैं तो ये मूल्यों का अध्ययन इस समाज के लोगों द्वारा बनाए हुए मूल्यों के आधार पर ही करना चाहिए। किसी दूसरे समाज के मूल्य से इसकी क्या है? तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? हम इस चीज़ को कहते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद। जैसे एग्जाम्पल हम समझें कि अगर साड़ी पहनना, भारतीय परिधान में साड़ी पहनना, धोती पहनना, ये क्या है? ये भारतीय परिधान है, भारतीय संस्कृति है। लेकिन सूट पहनना, टाई पहनना, जूते मोजे पहनना, तो ये सभी क्या है? तो ये सभी पश्चिमी संस्कृति का हिस्सा है। तो ये अपनी जगह सही है क्योंकि ये अपने पर्यावरण के अनुसार ये अपनी सभ्यता का विकास किए हैं और यह अपनी जगह सही है। तो ये इसी चीज़ को, जो संस्कृति है उस संस्कृति के मूल्यों को उसी के समाज के अकॉर्डिंग समझना ही सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। इसके विपरीत स्वसंस्कृति केंद्रीयता है, एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म। तो हमारा आंसर तो मिल गया यहाँ सी। और इसके विपरीत क्या होता है? एथनोसेंट्रिज्म, अर्थात अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझना और दूसरी संस्कृति को हीन समझना। अर्थात अगर हम कहें कि नहीं, अगर सूट बूट पहनना ही ये हम अच्छे हैं, हम कल्चर्ड हैं, और साड़ी धोती पहनना इलिटरेट या गांव के लोगों का कल्चर है, तो ये क्या हो जाएगी? स्व संस्कृति केंद्रीयता का एग्जाम्पल बन जाएगा। संस्कृतिकरण, इसकी ये क्या है? निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के कल्चर्स को अपनाना, यह संस्कृतिकरण कहलाता है। एम एन श्रीनिवास ने यह अवधारणा दी थी। और स्व संस्कृति केंद्रीयता, यह अवधारणा किसने दी थी? समनर महोदय ने दी थी। तो इस तरह से 3 का आंसर हम लोग को मिल गया यहाँ सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जब एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह है, अर्थात यहाँ क्या कह रहा है कि जो समाज के विश्वास हैं, मूल्य हैं, उसे क्या है, वो नकारती है और उसके विपरीत वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है, अर्थात जो समाज में जो मूल्य चल रहे हैं या समाज की जो बातें हैं उसको नकारते हैं और उसके अगेंस्ट में एक अन्य कल्चर डेवलप करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ए भावपरक संस्कृति, बी उप संस्कृति, सी प्रति संस्कृति, डी यथार्थ संस्कृति। तो यहाँ ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपको प्रति संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक होता है काउंटर कल्चर, एक होता है कॉन्ट्रा कल्चर। ये हो गया एग्जाम्पल काउंटर कल्चर का। काउंटर कल्चर, इसका एग्जाम्पल आप लोग को हो सकता है नक्सलवाड़ी, अर्थात जो सामाजिक व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, वो क्या है, इन्हें पसंद नहीं है, इनके अनुरूप नहीं है और ये एक नया कल्चर अपनाते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रति संस्कृति, हिप्पी की संस्कृति, ये सभी क्या हो जाएंगी, काउंटर कल्चर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वहीं एक होता है कॉन्ट्रा कल्चर। कॉन्ट्रा कल्चर नोट करिएगा, काउंटर कल्चर और कॉन्ट्रा कल्चर में अंतर होता है। कॉन्ट्रा कल्चर हो जाएगा आपको विपरीत संस्कृति। विपरीत संस्कृति अर्थात जो संस्कृति हमें पसंद नहीं है, हम उस कल्चर्स को छोड़ते हैं या नए कल्चर्स को अपनाते हैं, उस कल्चर से ईर्ष्या करते हैं, पसंद नहीं करते, तो वो सभी क्या है, विपरीत संस्कृति। जैसे किसी हम प्रथा का विरोध करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो काउंटर कल्चर और कॉन्ट्रा कल्चर में डिफरेंस है, इसको समझिएगा। यहाँ क्या होता है काउंटर में कि हम दूसरी नई संस्कृति को डेवलप करते हैं और यहाँ क्या है कि हम पुरानी संस्कृति या जिसका हम विरोध करते हैं, उस आंदोलन वगैरह होता है कि हम जो कल्चर है उसे छोड़ना चाहते हैं। यथार्थ संस्कृति विर्स्टेड ने बताई है, विर्स्टेड महोदय बताते हैं। आदर्श संस्कृति और यथार्थ संस्कृति, आदर्श संस्कृति और यथार्थ संस्कृति, यह विर्स्टेड महोदय की है। उप संस्कृति हो जाएगी जैसे हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति की उप संस्कृति है। हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति की उप संस्कृति है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्रति संस्कृति क्या है। तो 4 का आंसर हम लोग को मिल गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से मूल्यों की कौन सी विशेषताएं हैं? ए सामान्यकृत नियम, बी समूह के सदस्यों के लिए प्रबल प्रतिबद्धता, सी व्यवहार का निर्धारित परिसर, डी उद्देश्यों के निर्धारण के लिए मानक। तो मूल्य क्या होते हैं? मूल्य ये वो होते हैं जो हमें उचित अनुचित की बात करते हैं। उचित या अनुचित का भाव जिसमें होता है, क्या गलत है क्या सही है, ये हमें बताते हैं। मूल्य एक तरीके से आपको लक्ष्य और साधन दोनों होते हैं, अर्थात साधन और साध्य दोनों होते हैं। लक्ष्य या उद्देश्य होता है, या आपका साधन भी हो सकता है। इसमें समूह कल्याण की भावना होती है और ये इसमें सामूहिक सहमति भी होती है, जिसको सभी मानते हैं, सामूहिक सहमति भी होती है। अब इसी चीज़ को यहाँ घुमा फिरा के बातों में उलझा के बताया गया है, इसे हम निकाल सकते हैं इसका हल। सामान्यकृत नियम होता है, बिल्कुल सही है। व्यवहार का निर्धारित परिसर होता है, कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, क्या उचित है अनुचित है, इसको भी बताता है। समूह का सदस्यों के लिए प्रबल प्रतिबद्धता यह नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि जो प्रबल प्रतिबद्धता होती है उसको हम कहते हैं रूढ़िया या लोकाचार, इसमें प्रतिबद्धता होती है, ये मूल्य नहीं होते हैं। जिसे जितने निषेध आ गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे टैबू। जितने भी निषेध होते हैं वो सभी क्या हैं, रूढ़ियाँ कहलाती हैं। उद्देश्यों के निर्धारण के लिए मानक, ये भी बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया कि उद्देश्य के लिए भी होते हैं, उचित अनुचित का भाव आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, जिसमें होगा हमारा आंसर हो गया 1, 3 एंड 4, यह हो गया हमारा सी। 5 का आंसर हम लोग को मिल गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके स्वरूप हैं सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, इनमें सभी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यह क्या है,
इसमें सेवा के बदले सेवा भी होती है, सेवा के बदले वस्तु दी जाती है और वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली कब होती थी? इसे जजमानी सिस्टम भी कहते हैं। जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम यह कब होता था? विलियम वाइजर ने इसका अध्ययन किया। विलियम वाइजर, इनकी बुक आती है द जजमानी सिस्टम। इसमें जो सेवाएं ली जाती थी वो सेवा का स्वरूप क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो जजमानी सिस्टम के अंतर्गत, ये विनिमय प्रणाली के अंतर्गत स्वरूप कैसा था? वस्तु विनिमय था। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं यह हमें बताना है। ए, जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है। बी, जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है। सी, श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह। डी, श्रेष्ठ जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की कन्या के मध्य विवाह। तो देखते हैं कि जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह के साथ रहती है तो ये क्या कहलाता है? तो यह आजकल लिविंग रिलेशनशिप में देखा जा रहा है। लिविंग रिलेशनशिप में देखा जाता है। जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है तो यह इस तरह का विवाह जनजातियों में पाया जाता है। वधू मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है, वधू मूल्य। और प्रतिलोम विवाह क्या कहता है और अनुलोम विवाह क्या कहता है? 2 तरह के विवाह होते हैं। विवाह का एक स्वरूप है यह, एक होता है अनुलोम और एक होता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में लड़की की विवाह, लड़की की जाति हमेशा ही अपने से उच्च कुल में, उच्च कुल या उच्च जाति या उच्च खानदान में शादी होती है, विवाह होता है, तो वो विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। ठीक इसके विपरीत लड़की का विवाह जब लड़की के कुल से निम्न कुल में या निम्न जाति में या निम्न खानदान में होता है तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, आपके काम आ सकता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है और इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखने में, सुनने में एक जैसा लगता है कि प्रतिलोम अनुलोम, लेकिन इसमें यही अंतर है। तो क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ जाति की कन्या का निम्न जाति से जब विवाह होगा तो निम्न से जब विवाह होगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। तो आंसर मिल गया हमारा यहाँ 7 का सी। और जब श्रेष्ठ जाति के पुरुष का निम्न जाति की कन्या से विवाह होगा, अर्थात लड़की का कुल निम्न है और उच्च कुल में विवाह होगा, तो ये एग्जाम्पल किसका बन जाता है? अनुलोम विवाह का। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह नोट कर लीजिएगा। 7 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला डैश को दिया जाने वाला कहा जाता है। एक ही चीज़ लग रहा है रिपीट हो गया है। को दिया जाने वाला क्या कहलाता है? ए, दहेज। बी, वधू मूल्य। सी, मेहर। डी, मुआवजा। तो मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला जो रकम होती है, जो राशि होती है, वो क्या कहलाती है? मेहर कहलाती है। दहेज हिंदू में चलता है। वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया गया गिफ्ट, वर पक्ष को दिया गया उपहार दहेज कहलाता है। लेकिन यह क्या हो गया है आजकल धीरे धीरे अनिवार्य हो गया है। वधू मूल्य जनजातियों में होते हैं, जहाँ विवाह करने से पहले वर पक्ष को वधू पक्ष को कुछ वस्तु या पैसे देके लड़की से विवाह करने के लिए तैयार किए जाते हैं, उसे वधू मूल्य कहते हैं। मेहर यह लड़का द्वारा दिया जाता है, पुरुष द्वारा दिया जाता है, यह पुरुष द्वारा दिया जाता है और लड़की को दिया जाता है। तो 8 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। दहेज निरोध अधिनियम 1961 में आया था, नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। 8 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? परिवार का अर्थ बताना है, इसमें कौन सा नहीं है। ए, रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह। बी, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह। सी, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति। डी, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। तो ना विवाह में क्या होता है? परिवार में एक रक्तमूलक होते हैं, रक्तमूलक, और एक होते हैं विवाह मूलक अर्थात दाम्पत्य मूलक।
जो ब्लड रिलेशन होता है और जो मैरिज रिलेशन होता है। ये एग्जाम्पल कौन बताते हैं? ये लिंटन महोदय बताते हैं, परिवार के 2 स्वरूप बताते हैं। तो रक्त और विवाह संबंधी दोनों आ जाते हैं। तो फर्स्ट तो हो ही गया हमारा। समान पूर्वज वाले होते हैं, परिवार में एक पूर्वज के माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चों के साथ व्यक्ति रहता है, परिवार के स्वरूप होते हैं, आणविक परिवार, ट्रस्टीशिप परिवार, स्टेम फैमिली, बहुत सारी फैमिली के स्वरूप हैं। एक आवास में रहने वाले व्यक्ति का एक समूह, यह बिल्कुल नहीं है। किसी एक आवास में जब कई लोग साथ रहते तो जरूर नहीं कोई एक परिवार का हिस्सा होंगे। तो 9 का आंसर हमारे यहाँ हो जाता है डी। परिवार में बहुत सारी बातें हैं, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो 9 का आंसर हो गया हमारा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? ए केवल 1, बी 4, सी 8, डी 10। तो हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। वो कौन से प्रकार हैं? विवाह, यहाँ लिख देते हैं हिंदू विवाह। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। 8 में से हो जाते हैं आपको 4 मान्य होते हैं और 4 अमान्य होते हैं। मान्य विवाह कौन से हैं? व, द, आप, बदाप। और अमान्य विवाह में आते हैं आपको अगरप। बस हो गया आपको ब्रह्म विवाह, पहला ब्रह्म विवाह। दूसरा हो गया आपको दैव विवाह। तीसरा हो गया आपको आर्ष विवाह। और चौथा हो गया आपको प्रजापत्य विवाह। अगरप की बात करें तो इसमें हो गया आपको असुर विवाह। दूसरा हो गया आपको गंधर्व विवाह। और तीसरा हो गया आपको राक्षस विवाह। और चौथा हो गया आपको पैशाच विवाह। इन सब विवाह के जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे इनको मैं डिटेल में बता दूंगी, नोट कर लीजिएगा। ये आपको याद रहना चाहिए कि 8 प्रकार हैं। तो कौन से मान्य विवाह हैं ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। आपको चारों नाम दे देंगे, दोनों से मिला के पूछ सकता है। कौन से अमान्य विवाह हैं ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। आजकल जो प्रचलन में है, जो हम लोग हिंदू में मानते हैं, ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह प्रचलन में है। जो विवाह का स्वरूप आजकल हम लोग जो अपनाते हैं वो ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह का है। तो 10 का आंसर हो गया सी। इस तरह की अच्छी जानकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। तो 10 का आंसर हम लोग को मिल गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मुस्लिम विवाह क्या है? ए एक पवित्र संस्कार, बी एक समझौता, डी इनमें से कोई नहीं, डी 1 एवं 2 दोनों। तो मुस्लिम विवाह क्या है? एक तरह का समझौता है। क्यों एक समझौता है? क्योंकि मुस्लिम विवाह में जब शादी होती है तो इनमें 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। दोनों गवाह क्या होते हैं? दोनों पुरुष होने चाहिए, 2 पुरुष। अगर 2 पुरुष नहीं उपलब्ध हैं तो 1 पुरुष के बदले में 2 महिला और 1 पुरुष हो सकते हैं। अगर नहीं है तो 4 महिलाओं का होना अनिवार्य है। प्रेफर इसे किया जाता है, सेकंड ऑप्शन ये होता है, नहीं तो तब जाकर थर्ड ऑप्शन ये होता है। तो एक तरीके से क्या है? एक समझौता होता है। इसमें मेहर की रकम दी जाती है और उस रकम से समझौता किया जाता है। एक तरीके से इनमें एक विवाह होता है। इनमें विवाह का एक स्वरूप होता है अस्थायी विवाह। अस्थायी विवाह जो कि शिया में पाया जाता है, शिया मुसलमानों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि टाइम के लिए टाइम फिक्स होता है, उस टाइम के लिए क्या होता है, उन दोनों में संविदा होती है, समझौता होता है। तो ये विवाह का एक स्वरूप है। मैं एग्जाम्पल स्वरूप बता रही हूँ। इनमें भी विवाह के 4 स्वरूप होते हैं जिनमें एक अस्थायी विवाह है। हिंदू विवाह में क्या है? एक पवित्र संस्कार माना गया है। हिंदू विवाह कोई पवित्र संस्कार माना गया है क्योंकि इसमें धर्म सबको, सबसे पहले इसके उद्देश्यों में धर्म को रखा गया, फिर प्रजा को और फिर रति को रखा गया है। अर्थात DPR याद रखिएगा। धर्म, प्रजा, रति, ये सीक्वेंस भी पूछता है। इसकी बात किसने की है? सबसे पहले केम कपाड़िया करते हैं। केम कपाड़िया धर्म, प्रजा, रति की बात और धर्म विवाह को एक संस्कार मानने में यह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और इस क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछ भी सकता है। मुस्लिम विवाह के अगर इसके उद्देश्यों की बात करें
तो इनमें होता है शरद, SRD, अर्थात सबसे पहले इनका सेक्स, रिप्रोडक्शन और देन इनका रिलीजन या धर्म मायने रखता है। तो इनके उद्देश्य इस तरह से हैं और हिंदू विवाह के उद्देश्य इस तरह से हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपको, कैसे भी घुमा के सारी जानकारियाँ। आई थिंक ये सब आपके काम की चीज़ें हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। विवाह से संबंधित क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं। विवाह से संबंधित और भी मैं MCQ लेके आऊँगी जो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, नोट कर लीजिएगा। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।